नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल हो गए और इस 150 साल के होने पर आज लोक भवन में कार्यक्रम था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। आज का ये दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। अब सुन रहे थे किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस राष्ट्रीय गीत के महत्व को समझाया और बताया किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संग्राम चल रहा था स्वतंत्रता का, उस दौरान किस तरीके से क्रांतिकारियों को एकजुट करने का और पूरे भारत के लिए अमर मंत्र के रूप में इस राष्ट्रगीत को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम बातें भी कही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब एक और बात बता देते कि जिस तरीके से एसआईआर का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो कि 4 नवंबर से शुरू हो गया है, इसकी वजह से जो पंचायत चुनाव है वो टल सकते हैं। आपको बता दें कि बड़ी चुनौतियां हैं एक के साथ, कैसे हो सकता है, इसलिए जो प्रशासन स्तर पर ये माना जा रहा है कि शायद पंचायत चुनाव कुछ दिनों के लिए टल सकते हैं, क्योंकि एसआईआर और पंचायत चुनाव का जो कार्यक्रम है उसके लिए एक साथ एक ही जैसा कार्य कराना कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको पैदा कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पर बताया कि एक बीएलओ एसआईआर का प्रपत्र लेकर मतदाताओं के घर पहुंच रहा है, उसके अगले दिन बीएलओ पंचायत चुनाव को लेकर के पहुंच रहा, तो ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जा रही है, जिसको देखते हुए शासन स्तर से इस पर जो कार्रवाई है या पंचायत चुनाव को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं वो फिलहाल ठप कर दिए गए हैं और एसआईआर को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसको लेकर के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी जितने भी मतदाता हैं उनसे अपील की है कि इस प्रपत्र को अब बड़ी सावधानी पूर्वक भरें और जो भी जरूरी चीजें हो इसमें अपडेट करें और सावधानी पूर्वक भर करके इसे बीएलओ को वापस कर दें। तो तमाम बातें कही गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव, पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कब तक आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि फिलहाल इस पर अभी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अजय जुड़ रहे हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है अजय? बिल्कुल अखंड जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मामला कल का है कि कुछ जो लुटेरे होते हैं उन्होंने एक नया तरीका सीखा लूट करने का। आपको बता दो, एक महिला थी वो रोडवेज अड्डे पे खड़ी थी चांदपुर जाने के लिए, परंतु कुछ आरोपी आए और उन्होंने एक ऑटो लेकर पहुंचे वहां और महिला ने जल्दीबाजी के चक्कर में ऑटो पे बैठ गई और ऑटो पे बैठने के बाद वो चांदपुर जाना था उसे, वो तैयार हो गई कि चलिए मैं चलती हूँ, और वो सवारी उन्होंने बैठाया नहीं, उस महिला को बैठाया और बच्चों को बैठाया और लेके चल दिए। हल्दौर थाना क्षेत्र के पास जब वो पहुंचे, नवादा मुकर्रमपुर करके एक नहर है, उस नहर की तरफ उन लोगों ने वो गाड़ी मोड़ ली। तब महिला चिल्लाने लगी कि आप उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है उधर ले जाने का। तब उन्होंने हथियार लगाया और कहा चुपचाप बैठी रहे वरना तुझे गोली मार देंगे।
और हथियार के बल पर उस महिला को लूट लिया गया। उसके पास जो पैसे थे वो पैसे छीन लिए गए, उसके मोबाइल छीन लिया गया और सारी चीजें उसकी छीन ली गई। जो उसके पास जेवरात थे, जो पहन रखा था, उसने सब उतार लिया गया। उसके बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची, थाने में उसने शिकायत दर्ज करी। पुलिस ने टीमें गठित करी और गठित करने के बाद उन बदमाशों की तलाश जारी हो गई। आपको बता दूं, जब बदमाशों की तलाश जारी हुई तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो हल्द्वार पुलिस है उसको कामयाबी मिली। उनकी छानबीन की गई, तब मुखबिर से सूचना मिली कि ये वो लोग किसी और को भी इसी तरह से शिकार बनाने के लिए उसी नहर की तरफ ले जा रहे हैं। पुलिस तत्काल वहां घेराबंदी करके उन्हें जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने पुलिस पार्टी को देखते हुए उन पर फायरिंग करना चालू कर दिया। जब फायरिंग करना चालू किया तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। तो दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और 2 बदमाश इस टाइम गिरफ्तार हुए, जिनके पास जो महिला से लूट किए हुए जेवरात थे और उसकी नकदी थी, सारी चीजें बरामद पुलिस ने कर ली है। एसपी सिटी ने अजय, जिस तरीके की आपने खबर बताई है और जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, और एक घटना को तो उन्होंने अंजाम दिया ही दिया, दूसरी घटना के लिए भी निकल पड़े थे, और कहीं ना कहीं जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है, कहीं ना कहीं घेराबंदी करके उन अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। लूट का सामान कितना बरामद हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। अजय, आप सुन पा रहे हैं? अजय से आप फिर से कनेक्ट होंगे, तब तक हमारे साथ आदर्श जुड़ गया। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद के आज हम पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल में खड़े हैं। कल की एक घटना है जहाँ पर बच्चों ने यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन भी किया और एक खाने को जो कीड़े को लेकर यहाँ पर जो एबीपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और क्या है पूरा मामला, आज हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रधानाचार्य कविता त्रिपाठी जी के पास खड़े हैं। हम उनसे जानना है कि आखिर जो जो खाने में कीड़े निकले उसको लेकर वो क्या कहेंगी, अब क्या कार्रवाई की हुई है। क्या नाम है आपका? मैं राजकीय पॉलिटेक्निक हरदोई की प्रधानाचार्य हूँ और हमारी संस्था में तीन ब्रांचेज हैं, आर्किटेक्चर, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण। 2 छात्रावास हैं जिसमें 70 छात्र रह रहे हैं और 15 छात्राएं रहती हैं गर्ल्स हॉस्टल में। छात्रों का ये कहना था परसों रात में छोले में कीड़े निकले हैं, जिसको हमने जो जैसे ही मुझे संज्ञान में आया है, मैंने तत्काल अपने मेस इंचार्ज जो है, मेस इंचार्ज, छात्रावास अधीक्षक और प्रभारी सभी को की कमेटी बना करके एवं अन्य स्टाफ की कमेटी बना करके खाने की गुणवत्ता को चेक करने के लिए दोनों टाइम उनकी ड्यूटी लगा दी है। साथ ही क्योंकि ये जो छात्रावास चलाया जा रहा है, ये इस मेस का संचालन कोऑपरेटिव मेस है जो कि छात्रों के द्वारा ही चलाया जाता है। छात्र अपना कलेक्ट करते हैं और अपने हिसाब से मेनू बना के वो एक अपने मेस संचालक से चलवाते हैं। तो हम उसका निरीक्षण करते, साथ ही जो छात्रों का कमेटी थी, पूर्व की मेस कमेटी, उसको भी हमने चेंज कर दिया है और एक नई कमेटी का गठन कर दिया है, जिससे कि छात्रों को खाने की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न करना पड़े। मैं यहाँ पर छोले में जो कीड़े निकले थे, यहाँ जो एबीपी के कार्यक्रम धरना रखा, क्या वो आपके स्कूल प्रांगण के छात्र थे या बाहरी गए थे? वो बाहर के थे और मे भी ये सब घटनाओं का परसों रात में उन्हें संज्ञान हुआ होगा, तो वो कल मिलने मुझसे आए थे और उसी समय हमारे यहाँ के बच्चे भी हमसे मिलने आ रहे थे। तो आपस में उनका मेरे मिलने से पहले ही वो मिल करके बाहर गेट पे बैठ गए थे, जिसको कि जैसे ही मुझे पता चला मैंने तत्काल उनको बुलवाया कि आप मेरे से बात करें, और फिर वो मेरे पास आए और सारी बातें हुई और तत्काल मैंने अपनी कमेटियों का चेंज करते हुए और दोनों टाइम इस समय हमारे स्टाफ मेस में खाना बनते समय और बच्चों की कमेटी के साथ में उपस्थित रहते हैं, जिसका की वीडियो और उनसे सर्टिफिकेट कि हाँ सही से खाना बन रहा है, मिल रहा है, पूरी नियमानुसार सारी कार्यवाही की गई है। तो पूरा मामला हम आपको बताया, ये हरदोई जनपद के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का है। यहाँ पर छोले में कुछ कीड़े निकले, उस कीड़े को लेकर यहाँ पर एबीपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने रखा था और उसी को लेकर खबर तो वायरल हुई थी, जिसको लेकर आज हम खुद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरदोई के प्रधानाचार्य के पास आए।
बाकी आप अगर सवाल करना चाहें मैं हमारे साथ हूँ। बिल्कुल अगर सवाल यही है कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, दिक्कतों का सामना होता है, अपने घर से दूर होते हैं, इसलिए हॉस्टल में रुकते हैं। और अगर मेस में इस तरीके का खाना मिलेगा और तमाम ऐसी शिकायतें आती है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से कई बार अस्पताल में भर्ती भी हो जाते हैं बच्चे। तो क्या इस तरीके से, चाहे वो खुद चला रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है इसमें? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी, किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी? चाहे बच्चे खुद से उस संचालन कर रहे हो, जो भी संचालक होगा उसके कोई कार्रवाई की जाएगी, उसकी जांच कई सारी बनती है और जांच में आज नहीं आती, कहीं भी देखा गया है। जी हाँ, इसमें मैथ संचालक जो है उसकी हमने उसके कार्रवाई करते हुए उसे चेतावनी जारी किया है। और क्योंकि एक हफ्ता और छात्रों को यह कह दिया है कि वो अपने स्तर से भी किसी कुशल मैथ संचालक को ले आए, और हम लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं। उसको हम तत्काल चेंज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि खाना एक डेली की रिक्वायरमेंट है। जब तक हमारे पास अल्टरनेटिव जब तक नहीं आ जाता है तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। और जैसे ही हमें एक छात्रों के समर्थन से एक मैथ संचालक मिलता है, हम इसको तुरंत चेंज कर सकते हैं। हमने उसे वार्निंग इशू कर दिया है। और उसको, चूंकि एग्जाम हमारे यहाँ होने वाले हैं 17 नवंबर से, इसलिए हम उसको हटाने तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी नहीं होगी। बिल्कुल मैम, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। देखिए, कहीं पर आता है कीड़े वाली दाल खा रहे हैं, कहीं पर कहते धुंध वाला आटा, तमाम चीजें निकल करके सामने आती है। किस तरीके का मेस में खाना मिलता है, साफ तौर पर कई तस्वीरों ने परेशान किया है। बच्चे अपने घरों को छोड़ करके आते हैं और हॉस्टल में अगर इस तरीके का खाना उनको मिलेगा, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगी तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे। कोई भी लोग जिम्मेदार हो, कम से कम उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इनका हौसला बढ़ेगा। जगहों पर इस तरीके के हालात है, राजधानी लखनऊ में भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर इस तरीके से हॉस्टल के खाने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। कई बार शिकायत करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जांच कमेटी गठित हो जाती है, लेकिन उस पर जांच किसी को नहीं आती। फिलहाल उम्मीद है कि जो आपने जांच बनाई है वो जरूर एक्शन लेगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो छात्रों के सेहत के साथ खाने में जिस तरीके खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए, हमने कुछ दिन पहले एक खबर बताई थी। हमारे यहाँ रायबरेली में अगर बात करें तो शाही कांड हुआ था। मेरे पीछे थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि एक प्रोग्राम है, तो हो सकता है उससे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा, तो मैं जल्दी खत्म करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, शाही कांड हुआ था। उस शाही कांड में दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के यहाँ पे जो है मुकदमा चल रहा था। उसमें 2021 का मामला था ये, और उसमें जनवरी 11 का, लेकिन उनको जो है यहाँ पे आना था, और उसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ फरार घोषित कर दिए गए हैं क्योंकि वो नहीं पहुंचे हैं कोर्ट, और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी इशू हुआ था। और इसके साथ साथ जो कोर्ट है, ये एमपी-एमएलए कोर्ट में रायबरेली की जो है मुकदमा चल रहा था, जिसमें उनको प्रेषित होना था नवंबर में, और वो नहीं आए हैं। और उनको अब यहाँ से जो जज है विवेक कुमार ने वारंट भी जारी किया है। अब उनको फरार घोषित कर दिया गया है। जो दिल्ली कांड हुआ था 2021 में, 11 जनवरी 2021 में शाही कांड हुआ था, उसको लेकर के दिल्ली के जो है मंत्री थे उस समय आम आदमी पार्टी में, और अभद्रता करते नजर आए थे पुलिस के साथ, और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसमें जो है इनको नहीं बोलना चाहिए था, उस तरीके को लेकर इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और सूबे की सरकार के ऊपर भी इन्होंने अभद्रता करी थी। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर के इनके ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और जिसमें इनको पेश होना था रायबरेली कोर्ट में, और वो अब नहीं हुए नवंबर में, तो इनके ऊपर वारंट जारी किया गया और फरार घोषित किया गया। जी अगर क्या फर्क पड़ता है इंद्रवीर, उनके होता तो शायद पता है कि आपकी आवाज थोड़ा लाउड हो रही है। कुलदीप, म्यूट कर दीजिए आप। दिक्कत है ना कि शायद इन नेताओं को पता होता है कि एक्शन क्या होगा, और उस एक्शन से पहले तैयारी वो कर लेते हैं, और उनको तरीके नॉन होगा। यही कारण है कि उन्हें कोई फर्क नहीं है। फिलहाल कहा भी जाता है हमारे देश में, मैं आपको एक चीज जरूर, डरते ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पड़ता, कोई भी वारंट जारी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कानून बनाया गया है सभी के लिए, सारे लोगों के लिए बनाया गया, सब एक समान है।
लेकिन स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती कई महीनों तक रहते हैं, जमानतदार नहीं मिलते, पता चला जमानतदार ना मिलने की वजह से उनकी जमानत अप्रूव ही नहीं हो पाती, जमानत हो करके भी कुछ नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे लोग जो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अगर उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगते हैं और कोर्ट न्यायपालिका हमारी नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है कहीं ना कहीं से जमानत लेकर के चले आएंगे, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अखंड कि जब हमारे यहाँ किसी फिल्म का एक बहुत अच्छा डायलॉग है और वो डायलॉग से सबक भी मिलता है हमें, और हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उस संविधान की बुक को लेकर चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मैं सिर्फ इससे ये कहना चाहूंगा, किसी फिल्म का डायलॉग है, जब एक दूसरे से लड़ाई होती है ना, तो लोग कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, तो उसका मतलब ये है कि हम आपको, तो न्यायपालिका पे बड़ा भरोसा है अखंड, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। तो नेता ये चाहे जहां रहे, हमारी न्यायपालिका इतनी अच्छी है, इतनी बेहतर है ना, कि अगर वारंट जारी हुआ और आप हैं जिंदा, तो आप विश्व के किसी भी कोने में रहे, हम आपको लेकर के आएंगे। अपराध होगा तो संविधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते, और संविधान के अगेंस्ट आपकी जो कार्यशैली है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए इसको भारत कहते हैं और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहते हैं अखंड। तो हमारे, मैंने 2 एग्जांपल दिया, तो वो पिक्चर का एक फेमस किसी फिल्म का डायलॉग था, और दूसरा हमारे नेता प्रतिपक्ष, और हर आदमी संविधान की बात करता है, क्यों ना करे, क्योंकि हमें गर्व है इस संविधान पे, हम जीते हैं इस संविधान के लिए, हम मरते हैं इस संविधान के लिए, तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, हाँ, और आगे भी रहेगा। तो अखंड आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है, फर्क पड़ेगा, अगर वो जिंदा है तो फर्क पड़ेगा जी। फर्क पड़ना ही 10 आदमियों को बराबर है, न्यायपालिका सबके लिए एक बराबर है। और अगर कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट अगर जारी किया है तो कम से कम इनको खोज करके लाना चाहिए, ढूंढ कर लाना चाहिए, अगर ये खुद पेश नहीं हो सकते हैं तो। वैसे दूसरी बात है, हमारे देश की यही खूबसूरती है, लोकतांत्रिक देश है, और हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी की गई है कि चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, छोटे से छोटा अपराधी क्यों ना हो, बड़ा आदमी क्यों ना हो या छोटा आदमी क्यों ना हो, आम हो या खास हो, कोई भी हो, सबके लिए न्याय बराबर है, और उसके खिलाफ कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे किसी आम के लिए होती है, वैसी ही कार्रवाई खास के लिए होगी। लेकिन इस मामले में पता नहीं नेताओं को क्या होता है, शायद उनके पास पहले से आगे की व्यवस्था पता होती है कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा होगा, तो इसके आगे हमें क्या करना है। फिलहाल देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है, और नॉन बेलेबल वारंट तो इशू हो गया है, वो इसके बाद कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अवनीश हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अवनीश, बहुत बड़ी देखिए, जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि गड्ढा मुक्त जो है सड़कें लगभग सभी जगह पर होनी चाहिए, उसी को लेकर के जो है कानपुर में भी कई जगह पर जो है गड्ढा मुक्त का कार्य जो है चल रहा है। फिलहाल कानपुर में भी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर लगभग 70% जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं, क्योंकि वहां पर जो है सीवर जैसी जो लाइनें हैं उनको बिछाने का कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो सड़कें जिनमें जो है पैचवर्क का काम किया गया, उनमें कुछ सड़कों पर जो है पीडब्ल्यूडी के विभाग के द्वारा जो है काम अच्छा नहीं किया गया है, जिसको लेकर के जो मेयर हैं प्रमला पांडे, वो जो चंद्रिका देवी एक यहाँ पर रोड है वहां से निकली थी, तो वहां पर जब वो निकल रही थी उसी दौरान पर जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने उनको घेर लिया, और घेरने के बाद में जो पैचवर्क उस सड़क पे हुआ था उस सड़क को दिखाने का काम किया, जिसके बाद में खुद जो प्रमला पांडे मेयर है उन्होंने छेड़ी हथौड़ा लेकर के जो है उस सड़क को खोदा, जिसमें आपको बता दें कि मात्र जो है उतनी मात्रा में जो है सड़क का पैचवर्क किया गया था, इसको अगर आप 2 से 4 बार अगर गाड़ी से निकालें और हल्का सा भी पानी अगर वहां पर आ जाए तो तुरंत पैचवर्क उखड़ जाएगा। जिसके बाद उन्होंने तुरंत जो है वहां के जो जेई हैं या एई हैं उन सबको वहां पर मौके पर बुलाया, और उसके बाद में मुख्यमंत्री से इस पीडब्ल्यूडी विभाग की जो है शिकायत करने की बात कही। आपको बता दें कि मेयर प्रमला पांडे लगातार जो है सुर्खियों में रहती हैं, लगातार जो इस तरीके के काम करती हैं। इसके पहले भी जो है एक जगह पर जो है गड्ढा होने पर उन्होंने जेई को वहां पर बुलाकर के उस गड्ढे में चलवाने का भी काम किया था कि जो लोग हैं वहां से चल रहे हैं उनको किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप भी महसूस करिए। तो इस तरीके से जो है लगातार वो कार्य करती रहती है, लेकिन जो लापरवाही साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी कर रहा है, जो लापरवाही की जा रही है, जो सरकार के जो मंशा है उस पर पतीला लगाने का काम किया जा रहा है, तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है करने की बात जो है प्रमला पांडे ने की है। अखंड
सबसे बड़ी बात है अवनीश कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर का ये पैच वर्क है। 1.5 से 2 सेंटीमीटर कितने दिन चलेगा ये समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों ने दिखाया वहां पर मेयर को, तो उन्होंने बोला कि शिकायत मुख्यमंत्री, सवाल ये है कि सड़कों का या कहते कितनी सड़कों का आप रोज जा करके निरीक्षण करेंगे। जो जिम्मेदारी बनती है इन अधिकारियों को रखा गया है उसका निरीक्षण करने के लिए, जो मानक पूरे होते हैं उसके बाद पेमेंट होता है, कि सड़क बनने से पहले ही पेमेंट हो जाता है कि उनको पेमेंट मिल चुका है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर बना दिया, पैच वर्क कंप्लीट कर दिया, उनको पेमेंट हो गई। आपका काम क्या है? निरीक्षण करने का काम है ना। अगर कानपुर की मेयर सड़कों पर उतर करके लोगों की शिकायत के बाद पैच वर्क के बारे में जो शिकायत मिली उसकी निरीक्षण कर रही हैं, तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो एक्सीएन हो चाहे जी हो, सबसे निचले स्तर पर चले जाते हैं, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है चेक करने की, उसने क्या किया? वो कौन से मानक के हिसाब से उसने अप्रूव कर दिया कि हाँ सड़क बन गई, 1.5 से 2 सेंटीमीटर की सड़क बननी थी? ऐसी हजार सड़कें हैं, नहीं लाखों सड़कें हैं, ऐसे गड्ढा मुक्त कैसे कर पाएंगे हम? फिर से थोड़े दिनों बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर से वहां पे गड्ढे हो जाएंगे, फिर सरकार उस गड्ढे को भरने के लिए फिर से फंड देगी। तो ऐसे कैसे चलेगा? इन तमाम कंधों पर जिम्मेदारी है, आपके लोगों पर जिम्मेदारी है, आपके विभाग की जिम्मेदारी है। और अगर आप सड़क निर्माण करा रहे हैं तो कम से कम आपको देखना चाहिए ना कि जो काम हो रहा है वो मानक के अनुरूप हो रहा है, नहीं हो रहा है, या मानक के विपरीत किया जा रहा है। एक मेयर आकर के देख लेना कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर का काम है और मानक है ही नहीं, तो किस हिसाब से पेमेंट करेंगे आप? देखिए खंड, एक चीज और आपको बता दूं, जिस तरीके से काम, क्योंकि मैं कानपुर का निवासी हूँ, कानपुर में जिस तरीके से काम होता है और लगभग सभी जगह जाता हूँ, तो जिस तरीके से काम चल रहा है उसमें ये चीजें होती हैं कि आप सड़क का निर्माण कर दिया जाता है, उसके बाद में आप खुद ही देखते होंगे, लगातार आप सभी शहरों में जाते हैं कि काम हो गया, उसके बाद में 1 महीने भी वो सड़क नहीं चली, उसके बाद में वहां पर फिर से खोदने का काम कर दिया गया, फिर से सिविल लाइन पड़ गई, कोई नई लाइन खोदने के लिए वहां से फिर से खुदाई कर दी गई, फिर से सड़क का निर्माण हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से सीएम ग्रिड के माध्यम से जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उनमें मानक रखे गए हैं कि जितनी भी लाइनें हैं, जितने भी पाइपलाइन है, जितने भी सीवर लाइन है, उन सबको एक बार में डाल करके उसके बाद में सड़क का निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद उस पैचवर्क, ना वहां पर पैचवर्क का काम किया जाएगा और ना ही सड़क को फिर से खोद करके किसी भी तरीके का कोई लाइन डालने का काम किया जाएगा। तो ये जो कुछ सड़कों पर इस तरीके का काम किया जा रहा है, तो सभी सड़कों को मानक में क्यों नहीं लिया जाता? शहर की ज्यादातर सड़कें जो है जहाँ पर आवागमन तेज है, कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है हर सड़क में आपको एक भारी मात्रा में लोग मिलेंगे, भारी मात्रा में वाहन मिलेंगे जो लगातार चलते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से जो है लोगों की मंशा है, जो अधिकारी हैं, जो भी उसी मानसिकता में, पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं, उनको ये है कि किस तरीके से हमारे पास में जो है कट आए, किस तरीके से हमारे पास में पैसे आए और किस तरीके से जो है उनकी जेब भरती रहे, लगातार काम, वही काम, उसी काम को लगातार 2-2 बार, 3-3 बार करना पड़े। एक सड़क का निर्माण होता है, उसको 1 किलोमीटर की सड़क है, आधा किलोमीटर किसी को दे दिया जाता है, आधा किलोमीटर किसी को दिया जाता है, दोनों वर्ग करते हैं, उसके बाद फिर सड़क खराब हो जाती है। तो इस तरीके के जो कार्य है, इस पे भी कहीं ना कहीं रोक लेनी चाहिए, जिससे जो अधिकारी हैं इनके ऊपर अगर नकेल कसी जाएगी तो एक जो है बड़ा जो सुधार है वो इन सड़कों में हो सकता है। होना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है ना कि अवनीश, कि आखिरकार सुधरेंगे कब? सुधरेंगे कब? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से एक पूरा का पूरा देश एक सिस्टम के राह से चलता जा रहा है। हम 21वीं सदी में, और अगर आज भी हमारे पास इस तरीके की तकनीक नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है कि सड़क बनने से पहले वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली जाए, और अब तक इस सरकार को इतने वर्ष बीत चुके हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार है, ऐसी बातें कही जाती है कि इन अधिकारियों के द्वारा काम कराए जाते हैं उस पर सरकार के इरादों पर किस तरीके से पलीता लगाया जाता है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ लगातार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, लेकिन तमाम जगहों के हालात ऐसे हैं, कई जगह तो खुद विधायक, मेयर ने भी तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें हैं कि बीजेपी के विधायक सड़क खोद कर निकाल दे रहे हैं, पूरी सड़क की परछी निकाल दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि लेयर बिछाई गई है। अब मेयर साहिबा भी वहां पर पहुंची, उन्होंने भी इस तरीके का काम देखा कि किस तरीके का पैचवर्क किया गया है। तो आखिरकार जनता शिकायत कर रही है और प्रतिनिधि पहुंच करके वहां पर इस तरीके से जो सरकार के इरादे पर पलीता लगाने का काम किया जा रहा है, तो क्या क्यों नहीं इन अधिकारियों की कार्रवाई, क्यों नहीं काम करें? अभी जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं उससे थोड़ी देर पीछे ही पर, ज्यादा दूरी पर नहीं, यहीं पर भी ऐसा पैचवर्क किया गया कि 10 दिन 15 दिन बाद ही इस सड़क के जो पैचवर्क है वो बाहर निकल चुका है, डामर अलग है, गिट्टियां अलग है, और आराम से फिर से वहां पर गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। कम समय में बनी हुई सड़क, इतना पैसा सरकार का खर्च होता है और फिर तो आप फायदा क्या है? 15 दिन की सुविधा देने के लिए सड़क बना रहे क्या, या 20 दिन की सुविधा देने के लिए बना रहे? सरकार पूरा पैसा फंड लगा, कोई भी परेशानी ना हो सकती हो, लेकिन न जाने क्या होता है इन कॉन्ट्रैक्टर्स को, कितना मुनाफा चाहिए। क्योंकि सड़क को 3-3 बार अगर आप बनाते हैं तो आपके पास 3 बार मुनाफा आता है। कम से कम एक बार तो ऐसा बना दो कि एक बार तो चल सके, कम से कम 6 महीना तो चल जाए। क्या करेंगे अधिकारी?
जिम्मेदार लोग जिनके कंधों पर है जिम्मेदारी। फिर भी अवनीश, एक बार इस पूरे मामले को लेकर के बात की थी, क्या शिकायत की है या अधिकारियों ने उस पर आश्वासन देकर के इस काम को ठीक कराने की बात कही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए खबर दो बड़ी है, लेकिन पहली बड़ी खबरों में स्टार्ट करेंगे। अखंड, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैं जब भी आता हूं तो पुलिस को ही लेकर के आता हूं। भले मैं 2-3 दिनों से नहीं आ रहा था, लेकिन आज देखिए जब भी आया हूं तो प्रतापगढ़ से बहुत बड़ी खबर छान करके लेकर आया हूं। आपको याद होगा 17 जून को एक बिहारगंज कांड हुआ था और उस पे हम लोगों ने लगातार खबरें चलाई थी, लगातार बताया था। अब उसमें फिर से देखिए पुलिस का कारनामा सामने आया है। कारनामा ऐसा है कि आप भी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता होगा कि एक जमानत लेने के लिए आदमी के अगर जमानतदार के कागजात थाने पे जाते हैं तो 1 हफ्ते का समय, अब जो मोहलत आ चुकी है कि 1 हफ्ते पूरा वेरिफिकेशन होगा एक एक व्यक्तियों का, फिर उसके बाद जो है उसको अप्रूव करके कोर्ट भेजा जाएगा। सबसे बड़ा खेल किया गया है। देखिए बिहारगंज 17 जून को कांड हुआ था जिसमें चचेरे भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारी गई थी और उसके बाद वहां से भाग गए थे। दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसमें मत्सल मुख्य आरोपी था। और आरोप उस कांड में ये भी लगा था कि पूर्व कोतवाल जयचंद भारती, जो उस समय तक फरार चल रहा था, 50,000 का इनामिया घोषित हो चुका था, अभी फिलहाल बेल पर है। और प्रतापगढ़, सबसे बड़ी चीज देखिए, प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन में उसने आमद भी करा लिया। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज, अब मैं आपको उस पॉइंट पे आता हूं जो पॉइंट है मेन, जिसपे हम लोग खबरों पे बात करेंगे। जमानतदार मस्सन का जमानत लगा था और जमानत के एक जमानतदार रानीगंज थाना अंतर्गत के था और जमानतदार का कागज पहुंचता है तो सबसे बड़ी चीज सोचिए कि एक एसएचओ का काम होता है पूरा वेरिफिकेशन करना। और जब इतने बड़े गैंगस्टर और इनामिया के ऊपर जमानत हो तो खुद एक एसएचओ जांच करता है। एक मुंशी ने पूरे मामले की जमानत करवाई और सीधे सीधे कोर्ट भेज दिया। ना इधर ना उधर, अपने एसएचओ से भी बात करना उचित नहीं समझा और जो है कोर्ट भेज दिया। सोचिए कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर। कितना बड़ा अपराधी था, उसके ऊपर आधे दर्जन से के आसपास मुकदमे दर्ज है और उसने दिन दहाड़े सुबह 9 बजे के आसपास जो है कई राउंड गोलियां चलाई थी, 2 सगे चचेरे भाइयों को गोलियां मारी थी और उसके बाद 3 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार भी करती है। पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की जाती है। आरोप, एक मुकदमा और लिखा गया भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत, क्योंकि उसने पूर्व कोतवाल, जो उस समय के कोतवाल थे जयचंद भारती, को घूस दिया था। नोटों के बंडल दिए थे ब्लैक कलर की पॉलीथीन में, वो भी आरोप थे। लेकिन सबसे बड़ा बात ये आती है कि वो कोतवाल तो इस समय आमद करा चुका है, लेकिन ये जो मुंशी है, मुंशी का सबसे बड़ा खेल होता है। आपको भी पता है, अगर हम आप जाएंगे तो थाना अध्यक्ष या मुंशी कहते हैं कि 1 हफ्ते का समय लगता है। आप भी समझ रहे होंगे, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इशारों में आप समझ सकते हैं कि उस मुंशी ने किस तरीके से काम किया होगा। बिना पैसे के काम हो ही नहीं सकता है और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन जब अधिकारियों के कान में ये बातें पड़ती हैं और मस्सन का जमानत के कागजात जब नगर कोतवाली पहुंचते हैं कि उसकी जमानत अप्रूव हो चुकी है और उस पर सुनवाई होनी है, मेन पॉइंट बचा हुआ है, जमानत एक तरीके से हो चुका है, तो जमानतदारों के कागजात खगाले जाने लगे। तो एसएचओ रानीगंज से पूछा गया कि क्या आपने जो मस्सन का जमानत लिया है, क्या आपने इसकी जांच की थी? तो एसएचओ रानीगंज के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको पता ही नहीं चला उनकी साइन कब हो गई, उनके अप्रूवल्स कब आ गए, रिपोर्ट कब लिख दी गई, उनको पता ही नहीं। और मुंशी ने ये पूरा खेल किया। प्रदीप यादव नाम है उस मुंशी का। और फिलहाल सबसे बड़ी चीज है कि दीपक भूकर ने एक्शन तो लिया है, लेकिन नाम भर का एक्शन हम कह सकते हैं कि निलंबित किया गया है। ऐसे लोगों के ऊपर जो इतने बड़े अपराधियों के बिना वेरिफिकेशन किए और जो जमानत लिया है, क्या उसके ऊपर मुकदमा है या नहीं है, क्या उसका अब तो परिवार के भी खागा खगालने लगी है पुलिस,
क्या उनके परिवार के ऊपर कोई मुकदमा है कि नहीं है, उसकी भी जांच नहीं करती है पुलिस। और सीधे सीधे एक दिन के अंदर, ये भी कह सकते हैं कि 12 से 24 घंटे के अंदर जो है जमानत का कागजातों के वेरिफिकेशन हो गया, आदमी का वेरिफिकेशन हो गया और दूसरे दिन कोर्ट भी पहुंच गया। ये सबसे बड़ा सवाल निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। अखंड, यानी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर एसएचओ साहब कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है कि कब मेरे साइन हो गए और कब वहां पर ये कागजात, कब इसकी जो जांच करनी थी वो भी हो गई मेरे बिना अप्रूवल के, तो आखिरकार जिसने किया केवल उसको निलंबित कर दिया गया, उसके खिलाफ कौन सा मुकदमा लिखा गया है? क्या उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपराध है ना कि एक अधिकारी के सिग्नेचर को बिना उसकी अनुमति के जांच करके उसके अप्रूवल ले लेना और आगे फॉरवर्ड कर देना 1 से 2 दिन के भीतर ही, तो बड़ा ये अपराध है ना। तो क्या इस मामले में क्या पुलिस ने अपने ही विभाग के कर्मचारी जो कि मुंशी हैं, उनको क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया कि नहीं कराया? अगर किसी आम इंसान ने ऐसा किया होता तो उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया होता। तो क्या ये 420 ही है और एक अपने ही सीनियर को गुमराह करने जैसा है? तो कहीं ना कहीं तो जो नियमावली होती है जो उसका भी तो इन्होंने पालन नहीं किया है। तो ऐसे में क्या इनके खिलाफ अब कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? सबसे बड़ा सवाल ये है। निलंबित करना अलग चीज है, अगर किसी चीज में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको निलंबित कर दिया गया, पर ये तो बहुत बड़ा मामला है कि यहाँ पर आपका जो अधिकारी है उसको पता ही नहीं है और आपने उसके बिना अनुमति के साइन करके अप्रूवल लेकर के चीजों को आगे बढ़ा दिया, वो भी 1 से 2 दिन के भीतर, वो भी एक अपराधी के लिए। समझ में आता है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो बिना किसी मामले में उसको बेगुनाह है, उसको जेल में है, आपको लगा कि हाँ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जेल से छुड़ाना चाहिए, ये बिना गलती के जेल में बंद है। एक अपराधी है जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है प्रतापगढ़ पुलिस और वहां पर इतनी ज्यादा तरजीह दी जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर ही पूरा मुंशी जी ने पूरा का पूरा कागजात तैयार कर रखे कोर्ट में भेज दिया और एसएचओ साहब को पता ही नहीं, तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल देखिए, अभी केवल पहली जब अधिकारियों की जानकारी हुई कि मस्तन का जमानत हो चुका है, तो जब पूरी जानकारी एकत्रित की गई तो सीओ को बताया गया। प्रभात सिंह जो है एसएचओ है, उन्होंने अपने सीओ को बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई, तो वो सीओ ने एसपी को बताया, तो एसपी ने एक जांच रिपोर्ट करने को कहा जिसमें मुंशी दोषी पाया गया और जांच के बाद उसे निलंबित तो किया गया। लेकिन मेरी कल भी सीओ रानीगंज विनय कुमार साहनी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एसपी प्रतापगढ़ जो है ऐसे बख्शने वाले नहीं है और पूरा मामला आईजी तक है और आईजी तक ये पूरे मामले के संज्ञान हो चुका है। तो अभी एक जांच और चल रही है और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही गई। सबसे बड़ी चीज देखिए, दीपक भूकर ने एक्शन भी लिया। 2 दिन पहले की बात ही बता रहा हूँ और एसपी रानीगंज थाना भी पहुंचे थे। सबसे बड़ी चीज, एसपी रानीगंज थाने भी पहुंचे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं और बकायदा हर एक एंगल के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं। सोचिए, एसपी इतने बड़े मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते और सीधे सीधे पूरे थाने को फटकार भी लगाई थी और साफ तौर पे उन्होंने कड़े निर्देश तो दिए ही हैं। लेकिन अब जांच रिपोर्ट में क्या आ जाता है कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा उस सिपाही के ऊपर, अन्यथा ऐसे ही केवल निलंबन से ही काम चलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 1 हफ्ते का समय। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आने वाला वक्त तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन आने वाले वक्त से बहुत उम्मीद करना है इसलिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज में देखा जाता है कि जब एक अपराधी है वो अपराध करके इतना बड़ा अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है, तो समझ से परे है कि बिना इन लोगों की मिली भगत से वो नहीं बना होगा। क्योंकि देखिए, जब एक अपराधी अपराध करके आता है तो एक तो उसको जमानत मिल जाती है, जमानत मिलने के बाद उसके कागजात इतनी तेजी से दौड़ते लगते हैं जैसे लगता है कि वो मैराथन में दौड़ रहे हो और उसको जीत हासिल करनी हो कहीं पर, साफ तौर पर देखा गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है, दिखाता है कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ इस देश में, प्रदेश में जो माफिया अपराधी हैं उनका किस तरीके से बोलबाला है। क्योंकि पुलिस काम करती है अच्छी भी जगह पे। अभी आज ही की डेट में आजमगढ़ में एसटीएफ ने 50,000 के इनामिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, गौ तस्कर है, और उसके ऊपर 42 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है कई जिलों में, गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर। तो कई जगह में पुलिस अच्छा भी काम करती है, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करती है, जिसमें एनकाउंटर में मारे भी जाते हैं वो लोग। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ एक अपराधी जो दिन दहाड़े गोली चलाता है 2 भाइयों पर, वो जेल जाता है, उसकी जमानत अप्रूव होती है और जिसमें 1 हफ्ते का समय लगना चाहिए था, जैसा आप बता रहे हैं, वो 1 से 2 दिनों के भीतर ही चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना अपने सीनियर अधिकारी की अनुमति के उनके साइन हो जाते हैं उस कागज पर, जांच भी पूरी कर ली जाती है और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है कोर्ट में। तो अगर निलंबन किया है
तो कम से कम मुकदमा दर्ज कीजिए 420 के लिए। कम से कम पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ में पुलिसिंग किस तरीके का कार्य कर रही है। बहुत बड़ा सवाल है ये ज्ञानेंद्र, अगर ऐसा है तो अपने आप में पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार इस तरीके से चीजें कैसे डेवलप हो जाती है। क्योंकि अभी 100 करोड़ का एक मामला आया डिप्टी एसपी का, साफ तौर पर देखा गया है कि सिपाही से लेकर के कहां से कहां पहुंच गया। तो फिलहाल ऐसी चीजें लगातार घटित हो रही हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सीनियर अधिकारियों को ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाकर के शायद सुधरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर इस खबर पर जरूर उनका रिएक्शन लीजिए कि आखिरकार निलंबन ही एकमात्र कार्रवाई है या इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय, आप खबर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस ने उन अपराधियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया है, क्या लूट का सामान भी बरामद हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अखंड, इसमें लूट का सामान पूरा बरामद हो गया है। और मैंने ये आपको बताई हल्दौर क्षेत्र का ये मामला था। इसी तरह से एक मामला नगीना का भी था, जो कि नगीना में एक बेटी की शादी हो रही थी और वो बैंकेट हॉल में शादी थी। मझेड़ा लगता है, आपको बता दूं, और नगीना थाना क्षेत्र में ये इलाका पड़ता है, जहां पर बैंकेट हॉल में बेटी के परिवार और जो बाराती थे वो वहां बैंकेट हॉल में पहुंचे हुए थे। चोरों को ये पता चला कि ये लोग बैंकेट हॉल में गए हुए हैं, तो चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर गांव में पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उन्होंने जितने भी सोने के आभूषण थे सारे लेकर और नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस को इस बात की सूचना नगीना थाना क्षेत्र को पड़ी, तो आपको बता दूं यहाँ पर जो सीओ है अंजनी चतुर्वेदी करके नाम के हैं, और उन्होंने तत्काल पूर्वक, आपने देखा होगा कि हल्का के दरोगा या फिर पुलिस जो इंस्पेक्टर होते हैं वो जाते हैं, परंतु सीओ को रात में सूचना मिलती है कि चोर एक ऑटो रिक्शा जो होता है, मतलब ई रिक्शा के नाम से इस टाइम फेमस है, वो ई रिक्शा चल रहा है, और तो उसमें 3-4 अज्ञात लोग जा रहे हैं। और जब सीओ को सूचना मिली, सीओ तुरंत अपनी गाड़ी लेकर और निकले हैं। आप सोचिए, सीओ पर उन लोगों ने देखा और सीओ पर फायरिंग करने लगे, वो दोनों अपराधी रिक्शा छोड़ फरार होने लगे। सीओ ने घेराबंदी की, अचानक पुलिस बुलाई और घेराबंदी के बाद सीओ से उनकी मुठभेड़ हुई और सीओ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो लोग भी मुठभेड़ में घायल हुए और पकड़े गए। उनके पास सोचिए सोने के सारे आभूषण जितने भी उन्होंने चोरी किए थे वो भी बरामद हो गया। तो कहीं ना कहीं बिजनौर पुलिस जिस तरह से चोरी की घटना हो रही है, लूट की घटना हो रही है, तो इस पर कामयाबी पा रही है। पर हाँ, जिस तरह से अपराधियों में एक डर नहीं है, वो अंकुश लगना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटना जो हो रही है ये तो नहीं होनी चाहिए कि आपको टेम्पो की मैंने बात बताई कि टेम्पो पे खुलेआम सरेआम बैठा के ले गए और ले जाने के बाद महिला के साथ लूट कर ली। और यहाँ पर नगीना में भी एक शादी में उन्होंने सूचना प्राप्त की और जाकर सोने के आभूषण वहां से उठा लिए। देखिए, पुलिस ने कार्रवाई तो की है, पकड़ भी लिया है, परंतु जो डर पैदा होना चाहिए था, एनकाउंटर इतने हो रहे हैं, आपने बताया जगह जगह एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, एनकाउंटर के बाद भी ऐसे अपराधियों में, और आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, ये जो अपराधी थे जो पकड़े गए नगीना थाना क्षेत्र में, उन पर 18 मुकदमे और 17 मुकदमे, इस तरह के दोनों अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हैं। मुझे तो ये लगता है कि इनके खिलाफ जो गोली लगी वो भी कार्रवाई कम थी, क्योंकि ये लगातार इन्हीं घटना में शामिल होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये तो जेल जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद भी यही काम करेंगे, और इनमें जो डर का अंकुश है वो अंकुश नहीं लग रहा है। बिजनौर पुलिस कार्रवाई तो लगातार ही कर रही है, पर डर लगना बहुत जरूरी है, इन पर ये अंकुश लगना जरूरी है। अखंड चाहे का डर है, जब उनको पता है कि इतने मुकदमे होने के बाद बावजूद वो बाहर घूम रहे हैं, फिर एक मुकदमा हो जाएगा, फिर वो फिर जमानत पर बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही तो तमाम ऐसे मामले हैं। अभी जिसका एनकाउंटर हुआ है, जो गौ तस्कर है आजमगढ़ में, उसके ऊपर भी 42 मुकदमे दर्ज थे। अभी ज्ञानेंद्र भी बता रहे थे कि किस तरीके से प्रतापगढ़ में इनामिया अपराधी है, उसको भी जमानत मिल गई है, उसने अभी गोली चलाई। तो ऐसे मामलों में जब इस तरीके के अपराधियों को इस तरीके से जमानत मिली जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो है, किसी का दोष नहीं है। या तो पुलिस की जो रिपोर्ट है वो इतनी कमजोर है कि इनको जमानत मिल जाती है, या फिर इनको पता है कि एक के बाद एक अपराध करते चले जाओ, 10 दिन 20 दिन 6 महीना साल बाद वापस आना है, फिर किसी तरीके से अपराध को अंजाम देंगे, एक बड़ी रकम इकट्ठा करेंगे, फिर अपराध को अंजाम देंगे, फिर फरार हो, फिर अपराध करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर छूट करके आएंगे। तो ये क्रम जो चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया का क्या मतलब है समझ से परे है। ऐसे अपराधियों के मन में डर होना चाहिए। लगातार इनकाउंटर हो रहे, चाहे हाफ इनकाउंटर चाहे फुल इनकाउंटर हो, लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद इन अपराधियों को किस तरीके से जमानत मिल जाती है, ये अपने आप से परे है। क्योंकि ये अपराधी अपराध पर तभी लगाम लगा पाएंगे, इन अपराधियों का अपराध करने से डर तभी लगेगा जब इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि इन्हें तो लगता है कि जेल हमारा दूसरा घर है, आराम से जाएंगे,
कोई अपराध करेंगे, उस घर में रहेंगे, फिर वहां से जमानत लेकर के आएंगे, अपराध करेंगे, फिर अपने दूसरे घर में चले जाएंगे, छुट्टी मनाने भी जाते हैं। और अभी एक वीडियो कई सारे लगातार वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग जेल में बंद तो हैं पर मौज मस्ती करते हुए डांस भी करते हैं, वहां पर बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, मोबाइल से बतियाते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। तो तमाम ऐसे वीडियोस आते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ किस तरीके से डर का माहौल पैदा किया जाए, क्योंकि एनकाउंटर एकमात्र ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एनकाउंटर में कई बार अपराधियों की जान चली जाती है, लेकिन कम से कम ऐसी कोई बड़ी कोशिश करनी चाहिए, इस तरीके से लगाम लगानी चाहिए जिसमें सच में अपराधियों को पहली बार ही कोई अपराध करे तो उसके मन में डर और भय पैदा हो जाए कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करें अजय। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अखंड, जब सूबे के मुखिया ने साफ साफ कह रखा है कि ऐसे लोगों का इलाज तो आप भी जान रहे हैं कि क्या हो सकता है और पुलिस भी जान रही है कि आखिर क्या हो सकता है। तो जब सूबे के मुखिया ने साफ कहा है कि सुधर जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो होगी, तो पुलिस को कहीं ना कहीं उस मामले पर ध्यान देना चाहिए। अखंड जी, पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है अजय, क्योंकि सुधरने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। और अभी परसों ही उन्होंने बोला था कि अगर अपराधी अपराध करेगा तो उसका हश्र क्या होगा उसे पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शायद ऐसा सुनने के बाद भी उन अपराधियों के उनमें डर नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस तरीके के अपराध की खबरें आती ही नहीं, इस तरीके से अपराधियों के एनकाउंटर होते ही नहीं, इस तरीके की लूट की वारदात होती ही नहीं, रेप की घटनाएं होती ही नहीं। सवाल यही खड़े हैं कि आखिरकार सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके से बात कह रहा है, अपराधियों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर में अपराधी मारे जा रहे हैं, हाफ एनकाउंटर में उनके पैरों में गोली लग रही है, लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी हैं उनके मन में डर और भय का माहौल नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है ये तलाशनी होगी, और उनके जो इस डर में कैसे पैदा हो ये भी बेहद जरूरी है। इस डर को कैसे पैदा किया जाए इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है पुलिस को। इसके लिए क्या जरूरी कदम है वो जरूर उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, सीतापुर में इस समय ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है। योगी सरकार बनने के बाद लगातार सरकार का प्रयास था कि जो सरकार की योजनाएं हों वो जमीन तक पहुंचे और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जनता तक पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अफसरशाही हावी थी, जिसके कारण लोगों से अधिकारियों की मुलाकात नहीं हो पाती थी। उसके बाद सीतापुर में एक ऐसे जिला अधिकारी का आगमन हुआ है जो सरकारी विभागों के लिए तो दहशत का रूप बने हुए हैं, वहीं जो लोग उम्मीदें खो चुके थे प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर विभागों से लेकर, वो कहीं ना कहीं जगती हुई दिखाई पड़ने लगे। हम आपको बता दें कि अभी एक सप्ताह पूर्व सीतापुर में सिद्धार्थ नगर से आए हुए जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने अपना पदभार संभाला, और आते ही जो उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई और फैसले लिए हैं, उसके बाद से जहां क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है, वहीं सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि एक समय था कि जिलाधिकारी कार्यालय में लोग जानना नहीं चाहते थे, कि उनका कहना था कि हम अगर शिकायत दर्ज भी कराते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। आज स्थिति ये हो गई है, रोजाना 400 से 500 लोग जिलाधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत ही निराकरण हो रहा है। हालात स्वास्थ्य विभाग की बेहद ही खराब थी। यहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर दिखते थे, जो डॉक्टर तैनात भी है वो समय पर बैठते नहीं थे। जनपद भर से लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन लोगों से डॉक्टर मिलते नहीं थे, इंतजार करके वापस चले जाते थे। लेकिन जिस दिन से जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपति आर आए हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके निरीक्षण चालू किए, और साफ तौर पर उन्होंने एक और निर्देश जारी किया है। जो सीतापुर जनपद है वो लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ज्यादातर अधिकारी मुख्यालय पे न रह करके लखनऊ शाम के समय चले जाते। तो जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे एक आदेश भी जारी किया है कि अगर संडे की या छुट्टी के दिन भी कोई भी अधिकारी बगैर अनुमति के जिला छोड़ करके यहाँ पे नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सीतापुर जिला अस्पताल की बेहद ही दशा खराब थी, लेकिन जिला अधिकारी के आने के बाद यहाँ स्थिति ऐसी बदली है कि हर एक व्यक्ति की जुबान पे सिर्फ जिलाधिकारी का नाम है। तो कहीं ना कहीं जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि हमारे अधिकारी ऐसे हों जो जनता तक पहुंचे और सारी योजनाओं का लाभ मिले, तो वैसा दिखाई पड़ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक ताकतवर और अपने फैसलों पे अडिग रहने वाले नेता की छवि है, वैसे ही जिलाधिकारी भी सीतापुर पहुंचे हैं, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर भी है। बिल्कुल गौरव, देखिए एक अधिकारी क्या कर सकता है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से गौरव बता रहे हैं कि जब से जिलाधिकारी आए हैं और बदले हैं उसके बाद से उनकी कार्यशैली में ऐसा
ऐसा कार्यशैली में देखने को मिला है कि जिससे कहीं ना कहीं जो सीतापुर है, जनपद के जितने भी निवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर उनके लिए, क्योंकि अगर जितनी भी मामले आ रहे हैं, अगर 400 से 500 लोगों से अगर वो मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें, तो बड़ी बात है, क्योंकि जनता दरबार लगता है मुख्यमंत्री का और जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिला अधिकारी, और अगर वो 400 से 500 लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। गौरव, आपने एक बात की है कि अस्पतालों के भी निरीक्षण कर रहे हैं और समय समय पर डॉक्टरों की तो वहां पर तैनाती होती है या वहां पर किस तरीके से डॉक्टर पहुंचते हैं, उसको लेकर के ही बात करते हैं। आज एक फैसला आया है, उसके बाद ये साफ तौर पर है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल में, वो अगर बाहर की दवाइयां लिखेंगे, ब्रांडेड किसी कंपनी की दवाइयां लिखेंगे, तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर अगर अपने टाइम पर डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे तो सीएमएस भी जिम्मेदार माना जाएगा, और जितने भी जो पीड़ित हैं या जो परिवारजन अपने लोगों को दिखाने के लिए गए हैं, वो डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। तो क्या अभी पूरा का पूरा आदेश आया, इसके बाद वहां पर किसी तरीके की जानकारी मिल पा रही? क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जब सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाइयां दी जाती है, बाहर से वहां पर जो पहुंचते हैं वो लोग बाहर से दवाइयां लेने के लिए मजबूर होते हैं। इस फैसले के बाद क्या वहां पर पहले से इसको लागू किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा, या फिर जब शासन स्तर से आज ये आदेश किया गया तो उसके बाद इसको लागू करने के लिए कवायद तेज कर दी जाएगी? देखिए, सीतापुर जिलाधिकारी ने जैसे यहाँ पे पदभार संभाला, उसके बाद में उन्होंने जो भी गड़बड़ी पाई उसको लेकर के सीएमएस और जो सीएससी अधीक्षक है उनको ये निर्देश जारी किए कि 15 दिन के अंदर अपनी कार्यशैली को सुधार लिया जाए, वरना सारी व्यवस्थाओं को हम सुधारेंगे। तो 15 दिन का जिलाधिकारी ने यहाँ पे समय दिया है व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। हालांकि कल के ही दिन विशेष स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया था, जहाँ पे सीएससी अधीक्षक अनुपस्थित थे, तो उनके 15 दिन की सैलरी काटी है। वहीं जो खाना खराब था उसके लिए टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अखंड आप बता रहे हैं कि जो बाहर की दवाएं लिखने वाली समस्या है वो लगातार केवल कागजों पे है, और असलियत में अभी भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के द्वारा बाहर की दवाएं लिखी जानी है। और एक और बड़े सवाल सामने आता है कि जैसे डॉक्टरों जो अस्पताल में नियुक्त हैं उनमें से कई डॉक्टर जो है वो संविदा पे है। वो संविदा के डॉक्टर एक खेल करते हैं कि अस्पतालों में मरीजों को देखते हैं लेकिन उनका उपचार नहीं करते। उनसे कहते हैं, उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखी है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं और वहां पे मरीजों को भेजा जाता है। तो ये एक बड़ा रैकेट भी संचालित हो रहा है। और हालांकि इस मामले में जब सीएससी अधीक्षक या सीएमओ से बात करी जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये संविदा पे डॉक्टर हैं और ये किसी और जगह भी काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या लोगों के लिए आ रही है। जिला अस्पताल में दूर दूर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल में उनका उपचार नहीं किया जाता और उनसे कहा जाता है कि आप प्राइवेट अस्पताल में आए, वहां पे हम आपका बेहतर उपचार कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा फैसला लिया गया कि ना तो ब्रांडेड दवाई लिखी, कहीं अगर डॉक्टर तैनात मिलेगा, अनुपस्थित मिलेगा, तो उससे सीधे तौर पर शिकायत की जा सकती है महानिदेशक को, स्वास्थ्य महानिदेशक को की जा सकती है। अब फिलहाल इस व्यवस्था में किस तरीके से सुधार होता है, किस तरीके से जो डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते हैं उस पर रोकथाम कितनी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं फैसला उन तमाम लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर के आया है तो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां जा करके वो सरकारी व्यवस्था पर अपना इलाज अच्छे से और बेहतर तरीके से करा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए गौरव। कुलदीप अमेठी से जुड़े हुए हमारे साथ। कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है? जी खंड जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कानून की राह बताने वाले आम जनमानस को वही लोगों द्वारा आज अमेठी में बार एसोसिएशन के चुनाव में रिकाउंटिंग विवाद हो गया, जिसमें भारी संख्या में वकीलों के गहमागहमी और विवाद के कारण पूरा प्रांगण भर गया। और जिसके कारण ये पूरी घटना मैं अखंड जी बताना चाहता हूं कि अमेठी तहसील सदर की है, जहां पर सभागार में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था और वहां पर विपक्षी जो कि रनर और विनर दोनों मौजूद थे, वहां पर उन लोगों ने आकर हंगामा शुरू कर दिया और शपथ ग्रहण होने में अवरोध पैदा किया। ऐसी स्थिति बन गई कि वहां पर मारपीट भी होने को आ गई और वहां पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया और पूरी तरह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अमेठी से खास रिपोर्ट।
कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? आपको बता दूं, बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में एक ताजा मामला सामने आया है, जो कि ग्राम प्रधान की करतूत है। ग्राम प्रधान ने जो है अपनी पत्नी को लगभग 8 माह की प्रेग्नेंट है, उसको जो है डिवोर्स दे दिया है, जिसको लेकर के वो इमरान, फिर से बताइए अपनी बात को। हेलो इमरान बताइए, आवाज आ रही है आपकी? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर इमरान से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तमाम ऐसी खबरें आ रही थी सामने, उसके बाद एक खबर ऐसी है राजधानी लखनऊ से जो कहीं ना कहीं आप सुन करके भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि चिड़ियाघर से हिरण के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई है और वहां पर इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। रस्सी के सहारे पेड़ से अंदर कूदने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर जो केयर टेकर है उसने जब देखा, शोर मचाया, जिसके बाद 4 आरोपी थे कुल, जिसमें से एक को गिरफ्तार किया गया, बाकी फरार चल रहे हैं और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। लेकिन देखिए किस तरीके से चिड़ियाघर से ही हिरण के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की जा रही है, वो भी राजधानी लखनऊ में। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लोगों की मानसिकता है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने से बिल्कुल भी हिचकते नहीं है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि उसका अंजाम क्या होगा। और यही कारण है कि लगातार अपराध को वो करने में लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।